भारत के लोकतंत्र का आधार है हर नागरिक के लिए समानता, फिर समान नागरिक संहिता को इतना विभाजनकारी क्यों माना जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। देश में जैसे ही विधि आयोग ने अलग अलग तबकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी राय मांगी, वैसे ही इस पर राजनीति शुरू हो गई और बहस छिड़ गई। जो राजनीति हो रही है उसकी भी बात करेंगे और साथ ही अलग अलग पक्ष जो सोच रहे हैं, जो विचार अपने सामने रख रहे हैं, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है 2024 के चुनाव के लिए, तो 2024 से पहले ये मुद्दा लाया है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जो लॉ है आना चाहिए और हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। 9 साल तक तो मोदी सरकार भांग खा के सोती रही। जब 10 महीने चुनाव कराया गया तो अब कह रहे हैं यूसीसी लागू करना है। मोदी जी ने जो इस बात को उठाए वो महत्वपूर्ण है। भाई, एक घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? उसके पहले शब्द में है यूनिफॉर्म। सारे बच्चों को एक जैसी ड्रेस क्यों बनाई जाती है? जिससे कि मालूम पड़ सके अरे देवता रुको, देवता रुको, देवता रुको, अरे देवता रुको, प्रभु रुको। मुझे पता है, मैं यूनिफॉर्म का मतलब नहीं समझा रहा हूँ, मैं यूनिफॉर्म का तरीका बता रहा हूँ। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मोदी जी का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र प्रेम, प्रभु राष्ट्र प्रेम। तो ये देश न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। लेकिन अब वही लोग अपने वादे को नकार गए हैं। अब वो लोग कह रहे हैं ये देश कुरान से चलेगा। अगर आप कुरान से देश को चलाने के ख्वाब रखते हैं तो हम भी गीता से देश को चलाने के ख्वाब देख रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे संविधान ने जरूरी बताया, जिसकी जरूरत सुप्रीम कोर्ट ने समझी और जिसे देश की सरकार लाना जरूरी समझती है, लेकिन जो अभी आया ही नहीं सामने, उस पर इतना हंगामा क्यों? समर्थन और विरोध के बंटवारे की लकीर पर देश में आक्रामक तनातनी क्यों? हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। राज्य की ये जिम्मेदारी है कि कानून बनाते वक्त इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए और आर्टिकल 44 कहता है कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता होगी। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर सियासत ने 3 रास्ते चुन लिए हैं। वो समाज के लिए उचित है, अच्छा है। उन चुनौतियों पे काम करके, उन चुनौतियों को एक तरफ करते हुए, लोगों को साथ लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यही तो मतलब शासन करने वाली बात है। और मोदी जी ने जो इस बात को उठाए वो महत्वपूर्ण है। भाई, एक घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? इस बात की कल्पना हमारे संविधान में 1950 से है। अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44 कहता है कि भाई देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो इसका थोड़ी ना मतलब है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। 75 साल बाद भी नहीं हुआ तो कब होना चाहिए? कभी ना कभी तो होना पड़ेगा। अभी तो यूसीसी नाम है, पर यूसीसी में है क्या, ये तो किसी के सामने नहीं है ना। तो आशंकाओं पर, अंदेशाओं पर भविष्य में चर्चा तो नहीं हो सकती ना। इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है। यूसीसी के मुद्दे पर ही समाज ने 2 रास्ते चुन लिए हैं। एक समर्थन का रास्ता, देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आह्वान है कि अब समय आ गया है, देश को लगभग 75 साल हो गए आजाद हुए, अब देश में रहने हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए। कि आप यूसीसी के ऊपर कोई बिल लेकर आए और हमारा आने वाला जीवन सुरक्षित करें। इसके लिए हम मुस्लिम बहनों ने प्रधानमंत्री जी को एक ये लेटर भी लिखा है, जिसमें साफ साफ हमने उनका धन्यवाद किया है कि आपने हमारे लिए जो किसी ने नहीं सोचा। एक विरोध का रास्ता, हमारा आदिवासियों का कहना है
कि हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारी बोली भाषा, हमारी कल्चर अलग है और हमको संविधान में जो 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 244 का अधिकार है, तो हम समाज, आदिवासी समाज चाहता है कि कहीं न कहीं यूसीसी लागू होने से, समान नागरिकता होने से हमारा ये अधिकार जो आरक्षण का मिला है वो खत्म हो जाएगा। आवाम से आज जुमे में इस बात की भी अपील की गई कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लिंक जारी किया है, उस लिंक के जरिए से लोग हजारों और लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में अपनी राय लॉ कमीशन तक पहुंचाएं, जिससे कि जिस तरीके से लॉ कमीशन ने 5 साल पहले ये माना था कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके से इस बार भी लॉ कमीशन हम लोगों की बात माने। राजनीति के गलियारों से लेकर धर्म मजहब के ठिकानों तक, आम जनता से लेकर खासम खास वर्ग तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छिड़ी है। दिलचस्प ये कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया है, लेकिन विरोध इस कदर है कि लड़ाई बिल्कुल आर पार की लगने लगी है। एक वर्ग विशेष इस तरीके के कानून से नाराज है और वो इस कानून की मुखालफत कर रहा है और वो नहीं चाहता कि इस तरीके का कानून मुल्क के अंदर बनाया जाए। उसके बावजूद भी इस तरीके का कानून बनाया जा रहा है, तो ये सबका साथ नहीं है, ना सबका विकास है, ना और ना ही सबका विश्वास है। विधि आयोग ने अभी सलाह मांगी, सुझाव मांगे। 19 लाख सुझाव आए भी, लेकिन बातें चर्चा में ऐसी हैं जैसे कॉमन सिविल कोड का मसौदा बिल्कुल तैयार हो चुका हो। इस देश में यूसीसी लागू होना ही चाहिए और इसके ड्राफ्ट के संबंध में अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि ये अमेरिका अथवा अरब नहीं है जहां सरिया या न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से चलेगा, वरन भारत के लोगों के लिए, भारत की संस्कृति के रक्षा के लिए, भारत की भूमि की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक जन, एक राष्ट्र और एक ही कानून होना चाहिए। हम इसी को मान्यता देते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकारी ड्राफ्ट की मुखालफत में अपना ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। 22 सफ़े का नहीं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया, मैं भी उसके अंदर शरीक हूँ। जमीयत उलमा ने मुस्तकिल अपना दिया, हमने बहुत छोटा सा दिया है। हमने कहा जो 25 दफ़ा के अंदर हमारे लिए हुकूक दिए गए हैं जीने के अपने मजहब के साथ, हम उसी के साथ जीना चाहते हैं। हमें कोई इससे से रोका नहीं कि आप लाते क्या हैं। हमारा अकीदा ये है कि जो इस्लाम ने हमें दिया है उससे बेहतरीन आप कुछ ला नहीं सकते। आप क्या सारी दुनिया मिल जाए हम उसे भी अच्छा नहीं समझते। बीजेपी ने जन समर्थन के रास्तों पर अपने पैर बढ़ा दिए हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है। इसके आने से आपके नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, कलमा, कुर्बानी सब वैसे ही होती रहेंगी जैसे पहले होती थी। सिर्फ ये एक सिविल कोड है। आखिर क्यों मच रहा है यूसीसी के नाम पर इतना बवाल? क्या यूसीसी देश के लिए जरूरी है? क्या यूसीसी सियासत के लिए मजबूरी है? यूसीसी लागू हो गया तो क्या बदल जाएगा? यूसीसी लागू हुआ तो अधिकार छिनेंगे या मिलेंगे? यूसीसी के मुद्दे पर क्या कहता है देश का संविधान? यूसीसी के मुद्दे पर क्या है देश की जनता का मन? मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। अभी जो ये एजुकेशन के बारे में जो चल रहा है वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। यूसीसी जो अभी नया कायदा अभी निकल रहे हैं वो भी अच्छा ही है सबके लिए। कानून अलग चीज और धर्म जब अलग चीज है, इसके साथ धर्म के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। नियम सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। इसमें ये है कि आप 4 शादियां नहीं कर सकते? क्या हिंदू शादी नहीं करते? क्या सरदार 2 शादियां नहीं करते? क्या जैन यूनी 2 शादियां नहीं करते? किसने कौन बेवकूफ आज की डेट में 2 बीवियां रखेगा? एक बीवी तो पल नहीं रही जो महंगाई चल रही है। समान नागरिक कानून संहिता के दायरे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या वो सारे धर्म आते हैं जो भारत में रहते हैं। विवाह, तलाक, संपत्ति जैसे मामलों पर यूसीसी समान कानून की वकालत करता है।
संविधान निर्माताओं से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सबने इस पर अपना स्पष्ट रुख रखा है। फिर ये हंगामा क्यों है? भारत में हर कानून का जो आधार होता है वो है कि लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर। यानी कोई महिला है या पुरुष है, कोई हिंदू है या मुसलमान है या फिर उसकी जाति कोई भी है। समान नागरिक संहिता की लेकिन जब भी बात आती है तब उसके खिलाफ जो तर्क दिया जाता है वो भेदभाव का ही होता है। 2024 आ रहा है तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की वो तो डायलॉग खत्म हो गया, यहाँ डायलॉग शुरू करना है कि जिस दिन ये समावेशी सुधार जो है वो होगा तो उसी दिन उनके जो सांप्रदायिक वोटों की दुकानें हैं उस पर नाकाबंदी और तालाबंदी है। हमसे कहें कि हमदर्दी, इससे वो बयान है, वोट लेने वाले बयान है। चुनाव 2024 के आने वाला है तो केवल जनता को भ्रमित करने का काम। मुस्लिम महिलाएं इस कानून के समर्थन में हैं। सबको अपने मजहब पे चलने की आजादी, उसको खत्म करने का एक षड्यंत्र है। क्या अविश्वास और आशंकाओं के बादल छटने वाले हैं? क्या सरकार की सोच को जमीन मिलने वाली है? एक तरफ विपक्ष है, जवाब में सत्ता पक्ष का यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, या आसान भाषा में कहें तो सबके लिए समान कानून। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? इस ऐलान के साथ प्रधानमंत्री देश के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते थे कि भारत सरकार ने यूसीसी को लाने का जो फैसला किया है वो उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल देगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो देश को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और उनके साथियों को लगता है यूसीसी के जरिए देश तोड़ने की साजिश है, संवैधानिक ढांचे के साथ खिलवाड़ की साजिश है। तो पिछले 9 साल में आपने सहमति बनाने की कोशिश की, जो स्टेक होल्डर्स हैं सिविल सोसाइटी के, उनसे बातचीत किया आपने? नहीं। तो अब क्योंकि 2024 आ रहा है तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की वो तो डायलॉग खत्म हो गया, अब यहाँ डायलॉग शुरू करना है इन्होंने। यूसीसी जैसे चुनाव आया, अब चुनाव 2024 के आने वाला है तो केवल जनता को भ्रमित करने का काम। कांग्रेस की आंखों में समान नागरिक संहिता खटक रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग है, मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाले चेहरे हैं, आदिवासियों का एक वर्ग है। इन सबको लगता है कि यूसीसी के आने से देश का बुनियादी ढांचा बिगड़ जाएगा। जबकि ये सवाल अभी भी हवा में मौजूद है कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट कैसा होगा, मुसलमानों के लिए क्या होगा, आदिवासियों के लिए क्या होगा, महिलाओं को कितनी आजादी मिलेगी, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। सबके कस्टम अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं, इसलिए सभी धर्मों से, सभी समूहों से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करके एक सर्वसम्मत ड्राफ्ट तैयार किया जाना चाहिए। आप मसौदा लेके आइए भाजपा वालों, मसौदा लाइए मोदी जी, उस पर तो चर्चा होगी। आप क्या यूसीसी लाना चाहते हैं? आपके प्रवक्ता कह रहे हैं गोवा वाला यूसीसी, आपके कुछ और लोग कह रहे हैं ड्राफ्ट कर लिया। ड्राफ्ट सामने लाइए, उसके बाद प्रतिक्रिया लीजिए। आपकी चुनावी चाल को सफल नहीं होने देंगे। इन सारे सवालों का जवाब फिलहाल सरकार के पास भी नहीं है और उन लोगों के पास भी नहीं है जो यूसीसी के लिए सुझाव मांग रहे हैं, लेकिन विरोध का झंडा सबने बुलंद कर लिया है। मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता इसलिए कि जो हम समझते हैं भारत के संविधान को, जो उसकी रूपरेखा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके तहत ये नहीं हो सकता। अगर किसी को ये नहीं मालूम तो थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा उस पर
उस पर थोड़ा सा समय रहे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जो संवैधानिक चीज है उस पर ऐसे हल्की फुल्की बात नहीं कहनी चाहिए। पहले आप अध्ययन कर ले। यूसीसी की वकालत करने वालों का मानना है कि लगभग सभी धर्मों के पर्सनल लॉ महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं और यूसीसी से भेदभाव खत्म करने और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा। अभी जो पर्सनल लॉ है वो काफी उलझे हुए हैं, पुरानी मान्यताओं पर आधारित है। समय के साथ इनमें बदलाव की जरूरत है। सभी के लिए एक कानून होगा तो एक नेशनल आइडेंटिटी स्टैब्लिश होगी। जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर बटा समाज एकजुट होगा। अलग अलग कानून की जगह एक कानून होने से चीजें स्पष्ट और सरल होंगी। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले इसे लेकर कुछ खतरों की आशंका जताते हैं। उनका मानना है कि यूसीसी भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को खत्म कर देगा, संविधान से मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म कर देगा। आदिवासियों का कहना है कि अगर सबके लिए एक ही कानून आया तो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ये लोग इस तरह का भय और भ्रम पैदा करना चाहते हैं। वो वास्तविकता ये है कि वो अपनी सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को स्थापित करने की कोशिश करना चाहते हैं, सुरक्षित करने की कोशिश करना चाहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। समान नागरिक संहिता के कानूनी शक्ल लेने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। धार्मिक विरोध, राजनीतिक विरोध, संसद में गणित का गतिरोध, बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन सियासत और सरकार की तैयारी को देखते हुए तनातनी और तेज हो गई। कि जिन अधिकारों से मुस्लिम महिलाओं को वंचित रखा गया, इस्लाम और शरीयत की आड़ में उनको दबा के रख दिया गया, उन महिलाओं को वो हक मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। समझ तो यही कहेगी कि एक साथ अगर एक जुट में चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर इस तरीके से चलते रहे तो आपस में लड़ के मर जाएंगे। अब सवाल ये भी सामने है कि क्या बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से पटना में एकजुट हुआ विपक्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया है कि वो यूसीसी के साथ है। भगवंत मान की इस पर अलग राय है। उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि वो यूसीसी का विरोध नहीं करेंगे। धारा 44 में लिखा हुआ है, संविधान की धारा 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बात लिखी हुई है कि सभी समुदायों से बातचीत करके जो सरकार होगी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगी। तो वही तो हम भी कह रहे हैं। 2024 को लेकर हर मोर्चे पर जबरदस्त प्लानिंग हो रही है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी ओर विपक्षी एकता का मोर्चा फुल एक्शन में है। 2024 की किलेबंदी के लिए सबने अपने घोड़े खोल दिए हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड का दांव चलकर एक नई सियासी हलचल के साथ साथ विपक्ष में फूट तो जरूर डाल दी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बड़ा रहा है। बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। पहला आम चुनाव बीजेपी ने लड़ा 1984 में। तब उसके वायदों में 370 हटाना ही था, लेकिन 1989 के आम चुनावों से कॉमन सिविल कोड भी शामिल हो गया और ये तब से बीजेपी के एजेंडे में। 2014 और 2019 के आम चुनावों में भी यूसीसी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। बीजेपी की तरफ से नवंबर 2019 में विधेयक लाकर यूसीसी पर बिल पेश किया गया। 2020 में भी बिल तैयार हुआ, लेकिन पेश नहीं किया गया। 2016 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर गहन चर्चा शुरू की। 2018 में 21वें कमीशन ने जनता की राय लेने के बाद कुछ सुधारों के अलावा फिलहाल कॉमन सिविल कोड की जरूरत से इनकार किया था। 2023 में लॉ कमीशन ने एक बार फिर यह मुद्दा जनता के बीच रख दिया। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। मुद्दा यह है कि यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और क्या इससे कोई फायदा होगा, और अगर लागू होता भी है तो किसी का क्या नुकसान होगा।
कॉन्स्टिट्यूशन ने हर हिंदुस्तानी को रिलीजियस फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट गारंटी किया है, तो वो राइट हर हिंदुस्तानी के पास बरकरार रखना चाहिए। उसको छीनने का किसी को हक और इख्तियार नहीं है, और हमारी शरीयत ने सबको बराबर का हक दिया है, मर्दों को भी और औरतों को भी। दरअसल पिछले महीने विधि आयोग ने जब से यूसीसी पर एक पत्र जारी करके देश की जनता से 30 दिन में राय दर्ज कराने को कहा है, तब से ये मुद्दा गर्म है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तभी से स्पष्ट आपत्ति है। अब काफी मंथन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की विरोध की अपील पर जमकर यूसीसी का विरोध हो रहा है। इस सिलसिले में इमारत शरिया ने अपील की है लॉ कमीशन से कि जो ये बिल लाने की बात की जा रही है, अभी तो ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, सामने नहीं लाया है, लेकिन जो बातें समझी जा रही हैं कि इसके अंदर ये बातें होंगी, इसको मुल्क की सालमियत के लिए मुनासिब नहीं समझा जा रहा है, इसलिए इसका एहतजाज किया जा रहा है और वो अपनी राय मुखालफत में दर्ज कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो हुकूमत वक्त एक जैसा कानून लाने की कोशिश कर रही है, उस बिल को पास करने की कोशिश कर रही है, ये सच्चाई ये है कि मुल्क के अंदर रंगा रंग के लोग इंसान रह रहे हैं। हर भाषा के लोग, हर तहजीब के लोग, हर तमद्दुन के लोग इस देश के अंदर जी रहे हैं। सबों का मुस्तकिल कल्चर है, अपने मजहबी एतबार से भी जीने का हर एक को आज़ादी है। तो ऐसे तनाजुर में एक जैसे कानून को ला करके नाफिज करना मुनासिब नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत से सीधे लिए गए हैं और उनकी पहचान से जुड़े हैं। भारत के मुसलमान अपनी पहचान खोने को तैयार नहीं है। देश में कई तरह के पर्सनल लॉ संविधान के आर्टिकल 25, 26 और 29 के मुताबिक है। संविधान सभा में भी मुस्लिम कम्युनिटी ने समान नागरिक संहिता पर भारी विरोध किया था। इस देश का संविधान खुद यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ तक कि गोवा के सिविल कोड में भी डाइवर्सिटी है। हिंदू मैरिज एक्ट भी सभी हिंदुओं पर समान रूप से लागू नहीं होता। बड़ी तादाद में हमारी आरा, हमारी राय और हमारे मशवरे लॉ कमीशन तक पहुंच सकें, और जब लॉ कमीशन इस बात को देखे कि कितने लोगों ने इसके खिलाफ राय दी है, तो वो ये जान सके कि मुल्क में बड़ी तादाद ऐसी है कि जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपनी राय का इजहार किया है। एक हवाला ये दिया जाता है कि कई मुस्लिम देशों में यूसीसी लागू हो चुका है, तो भारत में क्यों नहीं लागू हो सकता। इसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद का अपना तर्क है। इसमें यूसीसी का खुला विरोध है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि क्या तब्दीली आ रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि तब्दीली क्या है, वो हमारे सामने। मैं ये कहता हूँ कि हमारे मजहबी मामले के अंदर किसी को दखल देने का हक ही नहीं है। क्या दखल देते हैं ये दूसरी बात है, बात की बात है। हम 1300 साल से अपने उस दस्तूर के साथ, जो मजहबी दस्तूर है, जिंदा है। किसी गवर्नमेंट ने उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। आज मुल्क के ऊपर कौन सी आफत और मुसीबत है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जिसका मतलब मुसलमान को उसके मजहब से दूर नहीं किया जाता है, उसमें कतर बेहत नहीं की जाती है, तो क्या हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा? यूसीसी को लेकर देश में बने माहौल के बीच 3 जुलाई को कानून मंत्रालय की संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लॉ कमीशन के अलावा सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। बैठक में ये कहा गया कि अभी तक देश भर से 19 लाख सुझाव यूसीसी पर आ चुके हैं, जिसमें आदिवासी समाज को इससे बाहर रखने पर प्रमुखता दी गई है। विपक्ष के कई सांसदों ने यूसीसी को लेकर सरकार की मंशा पर आरोप लगाए और इसे चुनावी हथकंडा करार देते हुए खुलकर विरोध किया। उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है 2024 के चुनाव के लिए। राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, ट्रिपल तलाक भी हो गया, तो 2024 से पहले ये मुद्दा लाया है, लेकिन हम इसका ऊपर डिबेट करेंगे। कुल मिलाकर सरकार चुनावों से पहले बचे आखिरी सत्र में यूसीसी को देश के सामने रख सकती है, ऐसी संभावनाएं मजबूत हैं। विरोध के सुर भी ऊंचे हैं और समर्थन की आवाजें भी। एक होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक होते हैं पर्सनल लॉज अलग अलग धर्मों के। तो किस धर्म पर क्या असर पड़ेगा? जो मुस्लिम समुदाय है वो क्यों यूसीसी के विरुद्ध नजर आता है? ईसाइयों का क्या कहना है इस पर? और क्या कुछ ऐसे हिंदू पर्सनल लॉज भी हैं जिन पर असर पड़ सकता है यूसीसी के लागू होने से?
सोचिए, मुद्दे और परेशानियां तो एक हो, लेकिन उनको हल करने के तरीके अगर सभी धर्मों के अलग अलग हों तो क्या होगा? क्या न्याय मिल पाएगा? हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन फिर इंसाफ की परिभाषा सबकी अलग अलग होगी। एक देश एक कानून होगा तो सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल कानून में ही बदलाव नहीं होंगे, बल्कि इसका दायरा दूसरे धर्मों के निजी कानूनों पर भी लागू हो जाएगा। शादी, तलाक, विरासत, वसीयत, गार्जियनशिप और गोद लेने जैसे निजी कानून जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग हैं, वो सब एक समान हो जाएंगे। दरअसल देश में यूसीसी जैसे ज्वलंत मुद्दे को लाने के लिए सरकारों को अलग अलग धर्मों की दर्जनों परंपराओं को ध्यान में रखना होगा। आदिवासी परंपराएं भी समान नागरिक संहिता आने से प्रभावित होंगी। LGBTQ समुदाय के अधिकार, आयकर कानून भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे के अंदर आ जाएंगे। हम आपको बताते हैं कि मौजूदा समय में अलग अलग धर्मों के कानून एक ही मुद्दे को किस तरह से देखते हैं। तलाक की वजह अगर व्यभिचार है तो उसके बारे में विभिन्न धर्मों में अलग कानून है। ईसाई धर्म में महिला को साबित करना होगा कि पति ने उसके साथ धोखा किया है, तभी उसको तलाक मिल सकता है। इस्लाम में अगर महिला आरोप लगा रही है तो पहले उसको साबित करना होगा कि पति ने किसी और के साथ रिश्ते रखे हैं। हिंदू धर्म में अगर महिला ने पति को धोखा दिया है तो पति को ये साबित करना होगा, और अगर पति ने महिला को धोखा दिया है तो महिला को ये साबित करना होगा। पारसी धर्म में व्यभिचार पर महिला और पुरुष दोनों ही तलाक ले सकते हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने पर सभी धर्मों के लिए ये कानून एक समान हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर प्रक्रिया शुरू हुई है। विधि आयोग ने अपनी तरफ से अब राय मांगी है सबसे, लेकिन अब आपको लग रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारी कोशिशें की हैं इस लिहाज से, आपको लग रहा है कि अब कुछ होगा? मुझे लग रहा है कि 2024 में आ जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है और लाना बहुत आसान भी है। इसको हमने खामखा इसको हवा बना रखा है। हमारे देश में इंडियन पिनल कोड है, उसी तर्ज पे इसको एक इंडियन सिविल कोड लाना चाहिए। आप उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड मत कहिए, कॉमन सिविल कोड मत कहिए, उसको इंडियन सिविल कोड कहिए तो लोग थोड़ा डाइजेस्ट आसानी से हो जाएगा। इंडियन सिविल कोड में 10 चैप्टर डाल दीजिए। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 4 ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, इसके अलावा सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एक पति एक पत्नी और हम दो हमारे दो। इस तरीके से आप 10 चैप्टर कर दीजिए, आराम से इसको लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। पति अगर पत्नी को छोड़कर चला जाता है तो उस केस में पत्नी तलाक ले सकती है, लेकिन सभी धर्मों में ये कानून अलग तरह से देखा जाता है। हिंदू धर्म में अगर 2 साल तक पति ने पत्नी को अकेला छोड़ दिया है तो पत्नी तलाक ले सकती है। इस्लाम में ये वक्त 4 साल का है। पारसी मैरिज एक्ट और इंडियन मैरिज एक्ट में ये समय 7 साल का है, यानी 7 साल तक पति लापता है तो पत्नी तलाक ले सकती है। इसके साथ साथ सिख धर्म में शादी आनंद मैरिज एक्ट के तहत आती है, जो तलाक और गोद लेने को मान्यता नहीं देता। इसलिए ज्यादातर सिख शादी के रजिस्ट्रेशन और तलाक के मामलों में हिंदू मैरिज एक्ट को मानते हैं, जिसका कई सिख समुदाय के लोग विरोध भी करते हैं। शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में एक शादी को पूर्ण मानने के लिए उससे जुड़ी सभी परंपराओं को भी मान्यता देना जरूरी है। इस्लाम और ईसाई धर्म में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत जरूरी है। पारसियों में शादी का रजिस्ट्रेशन उनके मंदिरों में होना जरूरी है। पॉलीगैमी केवल इस्लाम में ही अलाउ नहीं है, हमारे आदिवासी समाज में भी बहुत सारे जो आदिवासी हैं, ग्रुप हैं जो बने हुए हैं, उनमें भी आज देश में 705 आदिवासी जातियाँ हैं, तो उनमें भी पॉलीगैमी का मसला है। वहाँ शादियाँ बहुत होती हैं, और वहाँ केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी पॉलीगैमी करती हैं, बहुत सारी शादियाँ करती है। कई जगह पर है कि शादी हो गई है तो दूसरी को साथ में रख सकते हैं, कहीं पर ये दे रखा है कि बच्चा नहीं होने पर वो शादी की इजाज़त है। तो इस तरह के मामले। और दूसरा है प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, उत्तराधिकार के जो राइट्स हैं, उनमें अलग अलग चीज़ें हैं, तो उन सब पर असर पड़ने वाला है, और यही उसकी चिंता है। और इससे लोगों को लगता है कि उनके मजहब को, उनकी संस्कृति को, उनकी कल्चर को, उनके रीति रिवाजों पर असर पड़ेगा। विभिन्न धर्मों के गार्जियनशिप कानून भी अलग अलग हैं। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अनुसार पिता बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक है। पिता के बाद ये जिम्मेदारी मां की होती है। मुसलमानों में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार
जब तक बच्ची किशोरावस्था में नहीं आती उसकी जिम्मेदारी माँ की होती है। उसी तरह जब तक लड़का खाना पीना और दैनिक क्रियाएं खुद नहीं करता, माँ ही उसकी जिम्मेदारी लेती है। उसके बाद जिम्मेदारी पिता की होती है। ईसाइयों में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 और गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत ही मामले सुलझाए जाते हैं। पारसियों में अदालत को ही ये मामला सुलझाना होता है कि बच्चा किसके पास रहेगा। मंशा हो रही है कि लॉ कमीशन ने प्रस्ताव मांगा है, आपसे सुझाव मांगा है कि आप सुझाव दीजिए। इससे बेहतर है कि सरकार को पहले अपना ड्राफ्ट रखना चाहिए। भाई हम इस कानून में, इस कोड में ये चीजें लाना चाहते हैं, उस पर आप सुझाव दीजिए कि क्या आपको ये पसंद है, क्या नापसंद है, क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है। अब सरकार की तरफ से तो कोई ड्राफ्ट नहीं है। जो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो डिमांड कर रही हैं वो भी यही कर रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठन भी इसी बात की बात कर रहे हैं कि पहले सरकार तो अपनी तरफ से लेकर आए कि वो क्या करना चाहती है। तो अगर वो साफ हो जाए तस्वीर, मुझे लगता है वो तस्वीर सरकार साफ कर देगी, क्योंकि बिना उसको साफ किए होगा नहीं। जाहिर है मसला एक ही हो, लेकिन उसको सुलझाने के तरीके अलग अलग हों तो बहुत मुमकिन है न्याय कहीं पीछे छूट सकता है। ऐसे में कई लोग यूसीसी की वकालत करते हैं, लेकिन जरूरी है कि सरकार पहले एक ड्राफ्ट लेकर आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई आज से बात नहीं हो रही है, न ही इसके पक्ष और विरोध में बातें आज की बात है। हम आपको ये भी समझाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है। ईसाई का अपना कानून, हिंदुओं का अपना कानून, बौद्धों का अपना कानून, पारसियों का अपना कानून, मुसलमानों का अपना कानून। जब इस मसले में कोई नक्शा साफ होगा तब हम लोग रिएक्ट करेंगे। यही सच है कि फिलहाल ये तय नहीं है कि ड्राफ्ट कैसा होगा, किसके खिलाफ होगा, किसके लिए होगा, लेकिन संग्राम शुरू है। और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्द अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बात शुरू की गई। सबसे पहले ड्राफ्ट आ जाए, ड्राफ्ट में पता चले है क्या असल, जब मालूम होगा क्या है क्या नहीं है, उससे पहले एक अफवाहों का बाजार गम है पॉलिटिकली। सूत्रों के मुताबिक सरकार मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने का मन बना चुकी है और बहुत जल्द बिल की रूपरेखा तैयार हो सकती है। एक देश एक विधान वाले एजेंडे की ओर से सरकार आगे बढ़ सकती है। यूसीसी चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है और इस पर हम किसी के भी जो चले आ रहे कस्टम है उनको बदलने वाले नहीं हैं। ये असल में ये मेरे नज़दीक ना ये एक सियासी इशू है, इलेक्शन का इशू नहीं है, ये कम्युनल इशू भी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इशू है। लॉ कमीशन ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में ये कहा कि वेरियस पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन सरकार को करना चाहिए। सरकार ने हिंदू कोड बिल लाया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में, और 4 साल लगे हिंदुओं को तमाम को समझाने में, तब वो कोड बिल पास हुआ। जैसे हिंदू कोड बिल नेहरू जी ने पास करवाया था, उसके बाद की सरकारों को चाहिए था कि वो मुस्लिम कोड बिल भी पास करवा देती, तो ये मसला नहीं रहता। अभी भी उसका वक्त है कि वो कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ करवाएं, लेकिन वो नहीं चाहते। लॉ कमीशन कह रहा है। तो अभी जब 2018 में 5 साल पहले एक सवालनामा जारी करके, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके, सारे देश से सब कुछ पूछने के बाद लॉ कमीशन एक रिपोर्ट दे चुका है, तो अब वो बीजेपी जो 40 साल से अपने मैनिफेस्टो में रखे हुए है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और जो 15 साल से सरकार चला रही है और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट चला रही है, वो अपने कार्यकाल पूरा होने से सिर्फ 9 महीने पहले दोबारा से वो प्रक्रिया शुरू करती है। तो ऐसा लगता है कि आप यूसीसी के बारे में सीरियस नहीं है। फिलहाल ये तय है कि गोवा के बाद उत्तराखंड ही वो राज्य होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। राज्य में ड्राफ्ट तैयार है और दावा किया जा रहा है कि केंद्र में यूसीसी को लाने की जो प्लानिंग हो रही है उसका ड्राफ्ट भी कुछ हद तक उत्तराखंड की तरह होगा। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि उत्तराखंड के यूसीसी के ड्राफ्ट में है क्या, कमेटी ने सिफारिश क्या की है। सूत्रों के अनुसार उत्तराधिकार के लिए बेटे और बेटी के लिए समान व्यवस्था की जा सकती है, यानी बेटी को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। पहली पत्नी के बच्चों को भी बराबर का अधिकार देने की व्यवस्था की जा सकती है।
पति की मौत के बाद पत्नी के साथ माता पिता को भी मुआवजा देने की व्यवस्था संभव है। सूत्रों के अनुसार समिति ने ड्राफ्ट में शादी को लेकर उम्र भी तय करने की सिफारिश की है। सभी धर्मों के लिए शादी की उम्र 21 साल रखने की सिफारिश की गई है। यही नहीं, शादी का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया गया है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही सरकारी सुविधाएं मिलेगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा ताकि घर वालों को जानकारी रहे। एक तरफा तलाक पर रोक लगाई जा सकती है, हलाला पर भी रोक लगाने की व्यवस्था होगी। ड्राफ्ट में गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने की सिफारिश की गई है। बच्चों की संख्या तय करने और बच्चा गोद लेने में भी बराबरी का अधिकार मिल सकता है। यूसीसी का मुसौदा क्या है लगभग किसी को नहीं पता होगा। पहले बिल आए तो सही, हम पढ़ तो ले उसको, उसके बारे में जान तो ले। यूसीसी अगर लागू हो जाता है, यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो क्या आदिवासी हमारे भारत के लोग नहीं है? उनके वोट की कोई वैल्यू है कि नहीं? बिल्कुल 100% आना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर ने भी पहले कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करो। बाकी कंट्रियों में क्यों नहीं है? एक ही कानून चल रहा है, यही इसी देश ही मिला हुआ हमारे इंडिया। ये तो इन्होंने धर्मशाला बना रखी है, जिसकी मर्जी आएगी, जो मर्जी बोलेगा, जो मर्जी कानून लेके आएगा। आखिरकार एक सुप्रीम कोर्ट के भी जज बार बार रिपीट कर चुके हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लाया जाए। समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी का उत्साह नया नहीं है। राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर नजर आया था। इस बार भी बीजेपी उत्साह में है, लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इस बिल के खिलाफ आदिवासियों का जत्था सड़क पर निकलता है। नागालैंड की बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल और नागालैंड ट्राइबल काउंसिल का कहना है कि यूसीसी अल्पसंख्यकों को अपना धर्म पालन करने के हक से वंचित करेगा। मेघालय के खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कहना है कि यूसीसी खासी समुदाय के रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं को प्रभावित करेगा। मिजोरम के आदिवासी संगठन भी समान नागरिक संहिता के खिलाफ है। झारखंड में भी 30 से ज्यादा आदिवासी संगठनों ने विरोध करने का फैसला लिया है। बीजेपी का कहना है कि सबके लिए देश में एक कानून होना चाहिए, लेकिन विरोध करने वालों को लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से उनकी आजादी, उनकी परंपराओं पर असर होगा। ये विरोध तब हो रहा है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सिर्फ चर्चा हो रही है। गोवा देश का इकलौता राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन इसे भारत सरकार ने लागू नहीं किया था, बल्कि गोवा की जो नागरिक संहिता है वो 1867 की पुर्तगाल नागरिक संहिता पर आधारित है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां के जो विवाह, संपत्ति या विरासत के कानून हैं वो बाकी भारत से अलग हैं। सवाल उठाने वाले कहते हैं कि अगर गोवा में समान नागरिक संहिता हो सकती है तो देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकती? गोवा के नागरिक संहिता कानून के तहत शादी कम्युनियन ऑफ एसेट्स नाम की एक प्रणाली द्वारा शासित होती है। शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे की संपत्ति में अविभाजित अधिकार का आधा हिस्सा मिलता है। गोवा का जो है, जैसे पता ही है आपको कि 1961-62 से हम लोग जो है, गोवा वाज अंडर द डोमिनियन ऑफ द पोर्चुगीज एंड पोर्चुगीज लॉ वर एप्लीकेबल देयर, और वो उसके बाद भी कंटिन्यू रहे। पोर्चुगीज लॉ से ही गवर्न और पोर्चुगीज कोड वहां पे एप्लीकेबल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आपको लाना ही था और लाना चाहिए था, क्योंकि आपने इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन कर रखी हैं और पोर्चुगीज लॉ जो है वो ऑलरेडी कंफर्म कर रहा है उन सब इंटरनेशनल रेटिफिकेशंस को। तो पोर्चुगीज लॉ एप्लीकेबल है और वो ज्यादा इंटरनेशनल कन्वेंशन से मैच करता है। गोवा में शादी 4 तरीकों से की जाती है। पहला कानूनी तरीका होता है जिसे सामुदायिक संपत्ति कानून बोलते हैं और बाकी 3 पारंपरिक। पहले तरीके में पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति में बराबरी के हिस्सेदार होते हैं और उन्हें विरासत का अधिकार भी होता है। इन संपत्तियों का निपटारा पति पत्नी एक दूसरे की अनुमति के बगैर नहीं कर सकते हैं। कानूनी अलगाव की स्थिति में महिला अपने पति की आय की 50% की हकदार होती है। वो उसके दान या गुजारा भत्ता पर निर्भर नहीं होती। माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरह से वंचित करने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन वो आंशिक रूप से ऐसा कर सकते हैं। पति या पत्नी की मृत्यु में दूसरे पति या पत्नी को संपत्ति का आधा हिस्सा मिलता है। अगर दंपत्ति के एक बेटा और एक बेटी है तो बची संपत्ति का आधा हिस्सा दोनों के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। लेकिन गोवा की नागरिक संहिता में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है।
गोवा की संहिता पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित है, जो 1867 की है। गोवा में चल रही नागरिक संहिता को 1966 में पुर्तगाल में ही निरस्त कर दिया गया था। गोवा में बहुत से लोग इस कोड से संतुष्ट नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार गोवा का कोड 2 शादियों को बढ़ावा देता है। ये संहिता असमानता को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि एक पुरुष कानूनी रूप से दूसरी बार शादी कर सकता है अगर उसकी पहली पत्नी के साथ उसकी 25 वर्ष की आयु तक कोई बच्चा नहीं है तो। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।